वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम सेशन नंबर 6 में जा रहे हैं और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मार्केट अप्रोच टू वैल्यूएशन के अंदर, जो कि हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग स्कीम। इसके अंदर से केस स्टडी आने की संभावना काफ़ी हद तक रहती है। नॉर्मली 4 नंबर या 6 नंबर की, मतलब बड़ा सा एग्जांपल आया था कई बार, और हो सकता है केस स्टडी भी आ जाए बड़े नंबरों की। तो इसमें हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग स्कीम हम आज के सेशन में करेंगे और हाइपोथेटिकल बिल्डिंग स्कीम हम नेक्स्ट कल वाले सेशन, जो नेक्स्ट सेशन अपलोड करेंगे कल या परसों में, उसमें इसके अंदर बात करेंगे। तो हम थ्योरी भी देखेंगे इसमें और इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन एक केस स्टडी के फॉर्म में देखेंगे। तो मैं दोबारा से वही बोलूँगा, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और आप जंप कर रहे हैं केस स्टडी के नाम पे सेशन के ऊपर, अपना समय खराब कर रहे हैं। तो जो ऑर्डर में हम पढ़ा रहे हैं उसी ऑर्डर में पढ़िए, तभी आप इस सेशन को समझ पाएंगे। ये पूरा सिलेबस है, देखिए यहाँ तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हेडोनिक मॉडल तक और सेल्स कंपैरिजन मेथड हम सारा कवर कर चुके हैं और रेजिडुअल टेक्निक भी हम लोगों ने कर ली है। अभी हम आज ये कवर करेंगे हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग स्कीम्स ऑफ वेरी लार्ज साइज लैंड, और इसमें हाइपोथेटिकल बिल्डिंग के क्वेश्चन भी आते हैं जो इसमें लिखे नहीं है, पर वो आउट ऑफ सिलेबस कह लीजिए उसको, लेकिन उसके ऊपर भी केस स्टडी आती है, तो वो भी हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग स्कीम जो बेसिकली है, ये लार्ज जो बड़े टुकड़े साइज है उसके लिए हम करते हैं इसको, और इसको हम हाइपोथेटिकल लेआउट मेथड या हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग मेथड्स ये भी कहते हैं। बोथ आर बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेशन नंबर 1 के अंदर या 2 के अंदर, ऑफ रियल एस्टेट वैल्यूएशन के फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है ऑफ लार्ज एरिया लैंड पीसेस। तो नॉर्मली जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जमीन के, उनके आपको सेल इंस्टेंस नहीं मिलते हैं। तो सिंस कंपेरेबल नहीं मिलते हैं, इसलिए उसका वैल्यूएशन करना आपके लिए एज ए वैल्यू टफ हो जाता है। तो ये वो टेक्निक है जिसके अंदर की आपको एक बड़े ऐसे टुकड़े की वैल्यूएशन करनी है, जबकि आपके पास सेल्स इंस्टेंसेस नहीं है, कंपेरेबल नहीं है। तो आप उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? मार्केट अप्रोच से, बिकॉज मार्केट अप्रोच इज ऑल अबाउट कंपेरेबल्स। तो अगर आपके पास कोई पास्ट में कोई रिसेंटली कोई उतना बड़ा टुकड़ा बिका ही नहीं है, तो फिर आप कैसे करेंगे उसकी वैल्यूएशन? तो उसके लिए टेक्निक आपको ये काम आएगी। एंड इट इज बेस्ड ऑन सैंपल सेल्स डाटा ऑफ स्मॉल प्लॉट्स। तो मान लीजिए एक बड़े टुकड़े की आपको लैंड की वैल्यूएशन करनी है और बाजू में छोटे छोटे प्लॉट तो बिके हैं, लेकिन उस बड़े पीस ऑफ लैंड की कोई सेल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो छोटे प्लॉट्स की आपके पास सेल इंस्टेंसेस हैं, तो उसको, उस डाटा को यूज करके आप बड़े प्लॉट की एक वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। तो वो टेक्निक इसमें सिखाई जाती है और इसके ऊपर केस स्टडी भी आती है और रियल लाइफ के अंदर भी आपको काम आएगा। तो अब जो जो प्लॉट्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। या तो फुल्ली डेवलप हो, जैसे सड़क बनी हुई है और वहाँ पे गेट लगा हुआ है, जैसे कम्युनिटी प्रॉपर होता है। पार्शियली डेवलप हो, जैसे सड़क सड़क बनी है लेकिन सीवेज वगैरह नहीं है। या ओपन प्लॉट्स हो, अभी कुछ नहीं बना, मतलब खाली वो बस लेआउट बनाया है, नक्शा नक्शा ही पास हुआ है, बाकी सड़क वड़क कुछ नहीं बनी उसके अंदर। तो अब इसमें स्टेप्स क्या हैं, ये हम मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ और थ्योरी दोनों एंगल से बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले we have to prepare best layout of the plots for which sales data is available of the large piece of land. The layout should have mention of size of plots and area of road, common spaces. तो जो बहुत बड़ा टुकड़ा है जमीन का, उसको आप एज्यूम करिए कि एक वो कॉलोनी टाइप, बेसिकली प्लॉट्स की कॉलोनी है। उसको आपने कन्वर्ट करना है एक ऐसी कॉलोनी में जिसमें कि नंबर ऑफ प्लॉट, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं बहुत सारे। बेसिक अब समझा रहा हूँ आपको जो कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, कि बड़े पीस ऑफ लैंड को हम ऐसे वैल्यू ऐसे समझते हैं कि ये बड़ा पीस ऑफ लैंड है। इसको जो बंदा खरीद रहा है, जो बायर है, उसको वो कॉलोनी काटेगा, प्लॉट्स काटेगा बहुत सारे छोटे छोटे, और उस साइज से काटेगा जिसके कंपेरेबल अवेलेबल है हमारे पास। तो उसमें से कुछ जमीन सड़क में चली जाएगी, कुछ जमीन पार्क में चली जाएगी एज पर लेआउट, जो भी लोकल गाइडलाइंस है, और कुछ प्लॉट का साइज बन जाएगा उसके अंदर। आफ्टर कंपेयरिंग वेरियस पैरामीटर्स लाइक साइज, लोकेशन, एक्सेस, फ्रंटेज ऑन द मेन रोड, मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लॉट्स टू बी कैलकुलेटेड। अब जो आपने बड़े पीस ऑफ लैंड के अंदर कॉलोनी काट दी, उसमें बहुत सारे प्लॉट बन गए, तो हो सकता है फ्रंट का प्लॉट जो है वो मिक्स कमर्शियल लैंड, कमर्शियल और मिक्स्ड रेजिडेंशियल दोनों में काम आ सकता हो। उसमें कॉर्नर प्लॉट्स हैं, 2 फ्रंटेज है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जो पीछे वाले प्लॉट्स होंगे उनकी वैल्यू कम होगी। तो आपको फिर वो उनकी ग्रुपिंग करनी है कि अब ये हाई प्राइस वाले, ये जो सेट ऑफ प्लॉट्स है, फ्रंट के 4 प्लॉट है, इनकी वैल्यू ज्यादा है। पीछे वाले जो 4 प्लॉट्स हैं उनकी वैल्यू कम है। पार्क फेसिंग के 4 प्लॉट्स हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा है। तो इट डिपेंड्स based on sales velocity in nearby area, estimate time required to sell the plots. The gross realization sale proceed of all plot to be deferred by the average period of sale plots. तो अब देखिए, अब सिंस हमने इस पीस ऑफ लैंड को
छोटे छोटे प्लॉट्स में टुकड़ों में एज्यूम किया है, बांट बांट के उसके वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो अब जो प्रॉपर्टियां जो प्लॉट बिकेंगे एकदम तो बिकेंगे नहीं, तो उसका भी टाइम के साथ बिकेंगे। तो वो टाइम फैक्टर को भी आपने बेसिकली कंसिडर करना है कि कैसे, बिकॉज हम जो अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ेंगे उसके अंदर, और रिस्क इन्वॉल्व है कि रेजिडेंशियल कमर्शियल में वो भी पकड़ने हैं आपको। तो ये बेसिकली आपको 3 स्टेप्स के अंदर पकड़ के ये टाइम टाइम वाला जो फैक्टर है उसको भी आपने इनकॉर्पोरेट करना है। एवरेज सेल पीरियड पकड़ना है उसके अंदर, तो वो पकड़ के फिर आपने वैल्यूएशन करनी है। अब इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि एग्जाम में केस स्टडी अगर आती है इस तरह की, तो आपने कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसमें फॉर्मूला समझते हैं पहले। पहले आपने करना है एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो पैसा लगा है, जो बेसिकली जमीन खरीदनी है, जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी आपको कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग निकालनी है। तो बेसिकली जो पैसा लग गया उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट, पहला कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट। Estimate developer's profit as percentage of gross realization amount of sale of plot. तो the percentage developer profit has inverse relationship with gross realization of plot and direct relationship with the estimated time to complete the project. तो अब बेसिकली जो पहले तो उसने पैसा कुछ उठाया मार्केट से, डेवलपर ने, उसकी कॉस्ट होगी इंटरेस्ट कॉस्ट, फिर वो पैसा लगाया तो उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट भी चाहिए उसको। ठीक है, अब जो प्रॉफिट है, जितना जल्दी वो प्लॉट बिकेंगे उतने ज्यादा उसके प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। लेकिन अगर उसका जो रियलाइजेशन है, ग्रॉस रियलाइजेशन मतलब उसका रेट ज्यादा, अगर ज्यादा महंगा बिकता है वो, तो जो मान लीजिए ग्रॉस रियलाइजेशन जो है वो प्लॉट का कम है फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेसिकली इसको समझेंगे हम आगे और एग्जांपल की फॉर्म में। अभी तक समझिए कि डेवलपर का जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस रियलाइजेशन ऑफ प्लॉट के इनवर्स रिलेशन में है, और उसके लेकिन डायरेक्ट रिलेशन उसका होगा टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसको इतना समझिए आप अभी। तो पहला हो गया कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, सेकंड हो गया कि प्रॉफिट मुनाफा, जो हमें कितना डेवलपर का कितना मुनाफा उसने एज्यूम कर रखा है, कितना मुनाफा चाहिए कैलकुलेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 हो गया एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉमन स्पेस। तो अब उस जमीन को डेवलप करने का भी खर्चा है, सड़क का, पानी उसका, सीवरेज का, इलेक्ट्रिसिटी लगाने का, सिक्योरिटी गार्ड का रखने का, जो वो डेवलपमेंट करनी है उसका भी एक कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट आपको जोड़नी पड़ेगी। तो जो अब प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स में जो डेवलपमेंट होती है उसमें लगता है 1 से 2 साल। जब प्लॉट बिकने शुरू होंगे उससे पहले 1 से 2 साल लगेगा उस जमीन को लेके उसको प्लॉट बना के डेवलप करने के लिए। ये एक रीजनेबल टाइम है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में। थ्योरी में एग्जाम में आपको ये टाइम पीरियड दिया रहेगा। और अगर प्लॉट्स, इफ द प्लॉट्स आर एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड इन 6 years, देन डेवलपमेंट शुड बी कंप्लीटेड इन 4 to 5 years। तो अगर 6 साल में वो कंप्लीट होना है, तो 4 से 5 साल में डेवलपमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। ये एजम्पशंस है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको सारी एजम्पशंस दी रहेंगी, कुछ भी एज्यूम नहीं करना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एस्टिमेट अदर डेवलपमेंट कॉस्ट लाइक कंसल्टेंट फी, लीगल फी, अथॉरिटी फी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारे आप उसमें से खर्चे आप एस्टिमेट करेंगे, बाकी खर्चे कितने हैं। अब उसके बाद जो मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड कितनी होगी, कि नेट ग्रॉस रियलाइजेशन ऑफ द प्लॉट, जितना पैसा उसको बेच के आने वाला है, जितना प्लॉट को सारे प्लॉट बेच देंगे तो उससे कितना पैसा आने वाला है, जितनी कॉस्ट हमने ऊपर बात करी वो सारी जोड़ लीजिए, माइनस करिए उसमें से। फिर उसके अंदर से डेवलपर का जो प्रॉफिट है, जो हमने सेकंड स्टेप में बात करी थी, वो माइनस करिए, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो माइनस कर दीजिए। तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ द लैंड। Since this method gives residual value of the last plot, this method is also called residual method. तो आपने हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग स्कीम जो मेथड है और रेजिडुअल मेथड है, दोनों सेम है, ये आपने कंफ्यूज नहीं करना है। अब इसकी हम कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ए केस स्टडी। देखिए केस स्टडी है, कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ ए लार्ज पीस ऑफ कमर्शियल लैंड ऑफ साइज 86 बाय 190 फीट। एक बड़ा पीस है कमर्शियल लैंड का, उसका साइज दे दिया 86 बाय 190 फीट का। The study of sale in nearby area indicate that land rates are 5 लाख रुपीस पर शॉप। तो 5 लाख रुपए की दुकान बिक रही है, 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में दुकान का रेट है। आसपास जो दुकानें बिक रही हैं वो 5 लाख से 8 लाख के रेट में है। इसको थोड़ा सा हमने सिंपलीफाई कर रखा है डाटा को, लेकिन एग्जाम में हो सकता है इसमें और डाटा कुछ आपको दे दे, जो चीजें हमने पास्ट में एक्सप्लेन करी है वो 2-4 कॉन्सेप्ट और लगा दे उसके अंदर। ऑल प्लॉट्स आर लाइकली टू बी सोल्ड इन 4 years। देखिए टाइमलाइन दे दी इसने यहाँ पे कि जितने प्लॉट ये काटेगा
इस बड़े पीस ऑफ लैंड के ऊपर, वो 4 साल में बिकने वाले हैं। एक्सपेक्टेड यील्ड दे दी आपको 9% की डिस्काउंटिंग रेट यहाँ पे। डेवलपमेंट कॉस्ट, सीएलयू, एनओसी वगैरह का जो भी खर्चे हैं वो 5 लाख रुपए के फ्लैट दे दिए उसने, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए। मिनिमम 20 फीट रोड इज रिक्वायर्ड एज पर लोकल बाय लॉ, उसने बोल दिया 20 फीट की रोड आपको चाहिए हर एक दुकान के सामने, ये लोकल बाय लॉ है, वो आपको रखनी पड़ेगी। तो अब जो जमीन, जो आपकी कुछ काफी सारी जमीन सड़क में चली जाएगी इसके अंदर, तो आपको देखना भी कि नंबर ऑफ प्लॉट्स आप कितने काट सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉट इसमें। लोन ऑफ 100 लाख एट 10% इंटरेस्ट इज टेकन फॉर डेवलपमेंट, बिल्डर ने 1 करोड़ रुपए लिया है, 10% का इंटरेस्ट है, और वो डेवलपमेंट में यूज करेगा उस पैसे को, तो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ से निकल जाएगी आपकी। और बिल्डर प्रॉफिट जो है वो 10%, 10% का मुनाफा उसके दिमाग में है, 10% मुनाफा मेरे को चाहिए इस प्रोजेक्ट में। तो अब ये सारी कॉस्ट आ गई, अब इसका हमें वैल्यूएशन निकालनी है कि कितने पैसे में वो जमीन बिल्डर खरीदेगा। देखिए ये सोल्यूशन है। तो अब ये जो हमारा प्लॉट का साइज था, ये हो गया, देखिए 33, 33 और 20, 66, 86, 86 फीट यहाँ से हो गया, और 190 फीट इधर हो गए। ठीक, तो अब इसके अंदर जो आप दुकानें आपने बनाई है, एक एग्जांपल दिया है, देखिए। तो इसमें पहले आप बेसिकली बेस्ट लेआउट बनाना है आपको, सबसे पहले वट एवर बेस्ट लेआउट इज पॉसिबल दैट यू हैव टू मेक, प्रैक्टिकली भी, और एग्जाम्पल में हो सकता है लेआउट आपको दे रखा हो, मोस्ट लाइकली आपको लेआउट ये क्वेश्चन में आएगा बना बनाया, ये लेआउट है, आप इसके हिसाब से निकालिए दुकानों का रेट जो भी है। या हो सकता है आपको लेआउट बनाने के लिए हिंट दिए जाए, उसमें assumptions दे रखी हो, तो आपको खुद बनाना पड़े समझ के उसको, दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसमें। तो अब इसमें दस होल लैंड इज डिवाइडेड इनटू 28 शॉप्स विद प्राइस रेंज एज अंडर। तो अब ये जो दुकान, जो फ्रंट की शॉप्स हैं, ये हो सकता है आपको थ्योरी में दे दिया हो कि फ्रंट में 6 शॉप्स हैं, उनकी वैल्यू जो आपकी है वो 8 लाख रुपए, क्योंकि फ्रंट है, इसके अंदर डबल फ्रंटेज लगा हुआ है, तो 8 लाख रुपए के हिसाब से 6 दुकानों का वैल्यू बनती है 48 लाख रुपए। ठीक है, जो ये दुकानें हैं 7 से लेके 13 और 22 से लेके 28, तो 7 से लेके 13 यहाँ तक, ये जो फ्रंट की जो दुकानें होगी, और ये आपका 22 से लेके 28, तो 22 से लेके 28, तो ये वाली जो दुकानें हैं बेसिकली, मैं देखिए मेरा कर्सर देखिए आप, ये बेसिकली रोड के मतलब एंट्री पे ही है ये दुकानें इतनी। तो इनका इनका भाव रख दिया उसने 6 लाख रुपए, क्योंकि रेट जो है 5 से 7 लाख, 5 से 8 लाख रुपए की रेंज में है। और जो पीछे दबी हुई दुकानें हैं, ये 13 नंबर से लेके 17 नंबर तक, 18 नंबर से लेके और ये 21 नंबर तक, ठीक है, 14 से लेके 17 तक, और 21, 18 से लेके 21 तक, ये जो 8 दुकानें यहाँ पे हैं, इनका भाव उसने रखा 5 लाख रुपए, क्योंकि पीछे की तरफ है ये दुकानें, थोड़ी सी मार्केट इनकी कम रहेगी, तो इनकी वैल्यू बनती है 40 लाख रुपए। तो अब ये देखिए आप, इफ सेल ऑफ ऑल प्लॉट इज लाइकली टू बी डन इन 4 years टाइम, देन वैल्यू शैल बी डेफर्ड बाय 9% ऑफ द यील्ड फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 2 years। तो अब ये जो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या बोला कि सारी दुकानें बेचने में लगेंगे 4 साल, तो पहली दुकान अगर आज बिकी तो आखिरी दुकान 4 साल बाद बिकेगी। तो एवरेज पीरियड निकालना था हमें, एवरेज पीरियड कितना हो गया, 4 डिवाइड बाय 2, 4 years डिवाइड बाय 2, तो कितने साल बन गए, 2 साल। तो अब इसके अंदर आपको 2 साल की तो जोड़नी है इंटरेस्ट कॉस्ट पहले, ठीक है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि पैसे आएंगे तो वो देता रहेगा पीछे पीछे, तो मोटा मोटा जो 1 करोड़ रुपए लगाया उसका 2 साल का इंटरेस्ट बनता है 20 लाख रुपए, ठीक है जी। और बिल्डर प्रॉफिट कितना है, 10%। तो जो इसकी ये दुकान बनी है, दुकानों की वैल्यू है, इसके ऊपर 10% आपने जोड़ना है बिल्डर को, बिल्डर का प्रॉफिट। तो 17,20,000 हो गया प्रॉफिट, तो पहली कॉस्ट ये होगी, ये तो है ग्रॉस रिसिप्ट, और 10% मुनाफा है इसके अंदर, 20 लाख रुपए इसके अंदर, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट चली गई इसके अंदर से, और ये ग्रॉस रिसिप्ट है, और प्लस प्लस जो बाकी है 9% की यील्ड इसमें पकड़ेंगे। आगे देखते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट और बिल्डर प्रॉफिट तो हमने प्लॉट सेलिंग में कर लिया, और जो 1 करोड़ 35 लाख रुपए है, इसका कितना वैल्यू बन गई, 172 माइनस 20 माइनस 17 लाख, तो मोटा मोटा 1 करोड़ 35 लाख रुपए का वैल्यू बनती है, अगर हम जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसके अंदर से हम बिल्डर का प्रॉफिट और इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस कर देते हैं। अब ये जो प्राइस, जो वैल्यू मिलनी है 1 करोड़ 35 लाख रुपए, ये बेसिकली हमें एक साथ नहीं मिलने, 1 करोड़ 72 लाख रुपए एक साथ तो मिलने नहीं, इसको हम धीरे धीरे मिलेंगे। तो एवरेज 4 साल में मिलने हैं हमें, तो एवरेज मतलब 2 साल हो गया लगभग। तो अब इसको 2 साल को हमें डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, जो हमें सिंगल रेट डिस्काउंटिंग करनी है, हमने सीखी है पिछले इनकम अप्रोच टू वैल्यूएशन में। तो 1 करोड़ 35 लाख को हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उसकी, 2 साल के बाद एज्यूम करेंगे एवरेज 2 साल में हमें मिलेगा ये, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 1 करोड़ 13 लाख 63 रुपए, 63 हजार रुपए। तो ये वैल्यू आ गई उसकी बेसिकली
जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई इसकी प्रोसीड की। अब इसमें से आज की डेट में 5 लाख रुपए उसने और लगाने हैं खर्चे, जो कि इनिशियल एक्सपेंसेस हैं, जो कि एनओसी वगैरह के खर्चे हैं, तो वो उसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो 1,13,63,000 में से 5 लाख माइनस करेंगे, तो मैक्सिमम जो बिल्डर वैल्यू देगा इस लैंड की वो इतनी है। बिल्डर जो है इसके ऊपर की कीमत उसकी नहीं देगा, मैक्सिमम फेयर मार्केट वैल्यू ये बनेगी उस बिल्डर की। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा आज का भी ये। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज थम्स अप दीजिए नीचे और कमेंट्स कीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम हाइपोथेटिकल बिल्डिंग के बारे में हम अपना एक और केस स्टडी और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। धन्यवाद।